Good morning all. Welcome to lecture 15 for accounts, fast track batches May 21. भैया आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं कंसाइनमेंट। अब ये जो चैप्टर है कंसाइनमेंट आप लोगों के लिए नया होता है क्योंकि ये तो ना आपने +1 में पढ़ा है ना ही आप लोगों ने +2 में पढ़ा है, राइट। लेकिन कंसाइनमेंट का क्वेश्चन भी काफी हद तक शॉर्ट होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंसाइनमेंट का क्वेश्चन लॉन्ग आएगा शॉर्ट आएगा हमें इसके बारे में नहीं पता होता। शॉर्ट क्वेश्चंस आने के बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं, इसके बहुत ब्राइट चांसेस रहते हैं। तो इसी वजह से कंसाइनमेंट चैप्टर को आपको कॉन्सेप्ट वाइज करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों ने बेटा पार्टनरशिप में किया, पार्टनरशिप में ना हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन किया, उसके बाद उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए। कंसाइनमेंट में ऐसा नहीं होगा। कंसाइनमेंट के केस में अगर आपके सामने किसी भी तरह का कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहा है जो आईसीए ने दिया हुआ है, वो क्वेश्चन भी हमें साथ साथ में करने पड़ेंगे क्योंकि इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो अब कंसाइनमेंट चैप्टर में सबसे पहले तो हमें मीनिंग समझना पड़ेगा कि कंसाइनमेंट होता क्या है। ठीक, अब बेसिकली देखा जाए तो जो कंसाइनमेंट बोलते हैं हम वो लॉट को बोल देते हैं। लॉट का मतलब समझते हो आप लोग? जो गुड्स के बंडल्स बने होते हैं, ठीक है ना, जो एक पूरा हम बोल रहे थे ट्रक भर के आ रहे हैं, उसको हम लॉट बोल देते हैं कि सर ये हमारा कंसाइनमेंट आ गया। आप लोगों ने मूवीज में भी सुना होगा, आप लोग यूजुअली भी सुन लेते हैं कंसाइनमेंट आ रखा है। तो इसका बेसिक मतलब भी यही है कि जब एक एजेंट द्वारा गुड्स रिसीव किए जाएं फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, उसे हम कंसाइनमेंट बोल देते हैं। एक्चुअल में जो कंसाइनमेंट की थ्योरी है ये एक रिलेशनशिप थ्योरी है। ठीक, रिलेशनशिप किस किस का जरा समझिए। सपोज कीजिए आप गुड्स बना रहे हैं, मिस्टर ए हैं आप इन पंजाब। ठीक, अब पंजाब में गुड्स बना रहे हो तो अगर तुम अपने दम पर अपनी रीच बनाना चाहो तो मैक्सिमम क्या होगी? पंजाब के आसपास की स्टेट्स कौन कौन सी हैं? हरियाणा, राइट, यूटीज को इग्नोर कर रहा हूं मैं, ठीक है, हिमाचल, ज्यादा दूर थोड़ा सा चले जाओ, ठीक, दिल्ली और हद राजस्थान, यही चीज है। ठीक, लेकिन बेटा इंडिया तो बहुत बड़ा है और हो सकता है कि जो प्रोडक्ट तुम बना रहे हो उसकी डिमांड महाराष्ट्र में ज्यादा हो। इज दिस पॉसिबल? राइट। तो अब तुम ये तो चलो मैंने महाराष्ट्र की बात कर ली, लेकिन अगर हम हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान यहां तक भी अगर हमें गुड्स पहुंचाने हैं तो डेली आप ये नहीं कर सकते कि आपने सुबह सुबह गुड्स बनाए या 1 महीना गुड्स बनाए और 1 महीना अलग अलग जगह जाके बेचे। कुछ गुड्स के केस में पॉसिबल है। तो हमने क्या किया, हमने हर जगह का एक एजेंट अलॉट कर लिया। अब जब नाम आ जाता है एजेंट, ठीक, एजेंट का मतलब ये नहीं कि वो आपसे माल परचेज करेगा। एजेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो आप लोगों से गुड्स उठाएगा और आप ही के गुड्स बेच आएगा। जरा इस कॉन्सेप्ट को समझना बेटा। मैन्युफैक्चरर, एजेंट, कस्टमर। मैन्युफैक्चरर से गुड्स एजेंट ने उठाए और कस्टमर को दे दिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, एजेंट ने सिर्फ गुड्स उठाए, एजेंट्स ने परचेज नहीं करी। तो क्योंकि एजेंट ने गुड्स परचेज ही नहीं किए, उस गुड्स की मलकियत, ओनरशिप किसके पास रहेगी? हमेशा मैन्युफैक्चरर के पास। अगर उन गुड्स को कुछ हो जाता है तो वो नुकसान किसका होगा? मैन्युफैक्चरर का। अगर वो गुड्स बिक जाते हैं तो वो प्रॉफिट किसका होगा? मैन्युफैक्चरर का। तो सर एजेंट वहां पे क्या करने आया है? ठीक है, एजेंट सर कमाने आया है कमीशन, बस दैट्स इट। एजेंट को सिर्फ और सिर्फ कमीशन मिलेगा और एजेंट का बेचारे का काम भी है, यहां से माल उठाया और इधर दे दिया। गुड्स में आग लग गई, गुड्स खराब हो गए, तो वो तुम्हें बता देगा भाई सॉरी तेरा नुकसान हो गया। इससे ज्यादा एजेंट ने कुछ नहीं करना। अब ये चीजें बताएगा कैसे वो एजेंट ने कि भैया इतना माल मैंने उठाया था, इतना मैंने सेल आउट कर दिया, इतना मेरा कमीशन बनता है। ये बताएगा कैसे? वो हर महीने या जैसे भी पीरियड होगा तो एक स्टेटमेंट भेजेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? अकाउंट सेल्स।
ठीक, ये स्टेटमेंट कौन किसे भेजता है? ये स्टेटमेंट, बिल्कुल जी। और यहां पे अगर मैं कंसाइनी और कंसाइनर का नाम थोड़ा और इजी करना चाहूं तो एजेंट और मैन्युफैक्चरर। ठीक है, अब से हम लोग इसे कंसाइनर और कंसाइनी बोलेंगे। तो कंसाइनर कौन हुआ बेटा? मैन्युफैक्चरर, और कंसाइनी हुआ एजेंट। अगर आपके सामने शब्द है कंसाइनी तो समझ आना वो एजेंट की बात कर रहा है। आपके सामने ज्यादा कॉमनली कौन सी बुक्स बनती हैं सर? कंसाइनर की। क्यों? क्योंकि सर बेसिकली सब कुछ रिकॉर्ड ही कंसाइनर ने करना है। कंसाइनी की तो एंट्री 2-4 हैं, वो एंट्रीज ही घूम घूम के आती रहेंगी। ओके जी, तो देखिए मैन्युफैक्चरर, ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मैन्युफैक्चरर्स ने गुड्स कंसाइन किए किसको? कंसाइनी को, अपने एजेंट को, और कंसाइनी उसके बदले में हर महीने हर एक पीरियड के एंड में अकाउंट सेल से भेजता रहेगा। अकाउंट सेल से उसे पता लगता जाएगा कि भैया कितने गुड्स सेल हो चुके हैं, अभी भी कितना स्टॉक पड़ा है। अब यहीं पे एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो स्टॉक किसका होगा? कंसाइनर का, कंसाइनी का? सर जब सब कुछ ही कंसाइनर का है तो स्टॉक भी इन द एंड ऑफ द डे किसके पास होगा? किसके नाम से बुक होगा? कंसाइनर के। पड़ा किसके पास होगा? कंसाइनी। ठीक है जी। तो हाँ जी बेटा, अकाउंट सेल्स में क्या क्या चीजें कवर हो जाती हैं? एक तो जो सेल्स हुई किसकी तरफ से? कंसाइनी की तरफ से। जो एक्सपेंसेस उसने इनकर किए किसके बिहाफ पे? कंसाइनर के बिहाफ पे। ठीक, जो उसने कमीशन अर्न की, अगर कोई अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो, कोई एडवांस पेमेंट या सिक्योरिटियां रखी है वो, अगर कोई बैलेंस ड्यू है तो वो। अब जरा हम मतलब पढ़ के देखते हैं क्या कंसाइनमेंट का मतलब यही लिखा हुआ था जो हमने डिस्कस किया था। जरा सब ध्यान देंगे इधर। Consignment means sending of goods by one merchant to the agent for sale in which the sole risk remains with the sender. और sender कौन है बेटा? Consigner. The person who sends goods is called the consigner and the person who receives the goods is called consignee. The consignee sells the goods on behalf of consigner and on his risk for a consideration in the form of commission or other remuneration. बेटा इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि गुड्स कितने के बिके, क्या मिला इसे। ठीक है, वो टाइप्स ऑफ कमीशन है, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे इसके लिए सिर्फ लाइफ में एक ही मोटिव रह गया है, वो मोटिव क्या है? कमीशन। आगे, द रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी इज दैट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये प्रिंसिपल और एजेंट का जो डिफरेंस है ना, ये चीज आप लोग मुझे ज्यादा बेटर बता सकते हो। क्यों? आपने कहां पे पढ़ा है? पार्टनरशिप में भी पढ़ा है, पार्टनरशिप के अलावा आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, लॉ में भी पढ़ा होगा, राइट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी सबने पढ़ा है? पढ़ा है? बेटर। ठीक है जी। तो इन दैट केस क्या हो जाता है? प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर कुछ भी एजेंट करके आएगा, हमने पार्टनरशिप में भी पढ़ी है ये चीज, कुछ भी एजेंट करके आएगा तो जिम्मेदारी किसके सिर पे आएगी? प्रिंसिपल के। वही चीज है, तुम्हारा दोस्त अगर तुम्हारे नाम पे कमिटमेंट कराया तो वो तुम्हें भी फुलफिल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें बोला था मेरा दोस्त आके तुमसे बात कर लेगा, दोस्त कराया। चलो, when the consignor sends goods to the consignee then is known as outward consignment and from the point of view of consignor, whereas this is known as inward consignment from the point of view of consignee. ये कोई खास पॉइंट नहीं था बेटा, सिर्फ बट ऑब्वियस है कि जिस तरफ गुड्स का फ्लो है उसी के हिसाब से आउटवर्ड और इनवर्ड बोला जाएगा। The profit or loss on goods sent on consignment belong to consignor. ये चीज हमेशा याद रखना, इसी के बेसिस के ऊपर तुमने सारी जर्नल एंट्रीज जो है वो सॉल्व करनी। ओके जी, यहां तक किसी को कोई डाउट? चलिए बेटा अब आगे। अब कंसाइनमेंट और सेल में डिफरेंस क्या होता है? यहां पे इसे एक बार तुम खुद रीड करना। बस फर्क इतना क्या है कि कंसाइनमेंट के केस में तुम गुड्स सेल नहीं कर रहे, ठीक, सेल नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि कंसाइनमेंट के केस में सर हम सिर्फ अपने गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे रहे हैं कि भैया तू बेच दियो, लेकिन उस गुड्स का नफा नुकसान सब कुछ किसका होगा? हमारा अपना होगा। और हम लोग कौन है यहां पे? कंसाइनर। इसका बेटा कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है। हाँ जी, कमीशन और डिस्काउंट में फर्क बता सकते हो इन लिटरल मीनिंग? ठीक है जी। परचेज क्या कर रहे हो? हाँ जी, और कोई डिफरेंस? एक बार रीड करो बेटा, इसको देख के बताओ, लगाओ इस पे दिमाग, फटाफट करना।
देखिए बेटा, कमीशन इज अ रेम्यूनरेशन। हाँ जी, बोलिए बोलिए। ये भी एक फैक्टर हो सकता है, आपकी वाली बात भी ठीक सी, ठीक है, लेकिन यहां पे सिर्फ यही चीज बताई जा रही है कि कमीशन जो है वो एक सिंपल एक रेम्यूनरेशन है, एक इनकम है, ठीक है। डिस्काउंट तो कई बार ये हम लोग इसको बोलते नहीं, सेल्स बूस्ट करने के लिए भी दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिस्काउंट हमेशा एक डिसाइडेड फिगर पे होता है, ठीक है। कमीशन एज पर एफर्ट्स होता है। जरा पढ़ लो इसको फटाफट से। यहां पे एक चीज जरूर, वो रिडक्शन वाली लाइन लिखी हुई है, हाँ, रिडक्शन और रिबेट अलाउड। हाँ जी बेटा, अब आप लोगों के दिमाग में कभी ये पॉइंट नहीं आया कि सर गुड्स पंजाब से चले, ठीक है, हिमाचल जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, तो बीच में स्टेट बाउंड्रीज होंगी, कहीं अगर तुम्हारा ट्रक वर्क रोक लिया, अब तुम लोगों ने गुड्स परचेज तो करे नहीं है, अगर परचेज नहीं करे तो बिल नहीं होगा, अगर बिल नहीं होगा तो वो गुड्स चोरी के हैं, पुलिस तो यही मानेगी, ठीक। तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे पास सबूत क्या है कि तुमने गुड्स दिए हैं? तुम लोग कौन हो? कंसाइनर, ठीक। तो इसके लिए क्या हुआ? इसके लिए सर टॉपिक नंबर 4, परफॉर्मा इनवॉइस। कंसाइनर एक बिल तैयार करके दे देगा, ठीक, जो एक्चुअल में बिल नहीं है, सिर्फ एक डिटेल है, ठीक, लुक लाइक एन इनवॉइस। तो इसके लिए कंसाइनर एक चीज आपको तैयार करके दे देगा जिसे हम बोलेंगे परफॉर्मा इनवॉइस। इसमें डिटेल्स होंगी, कितने के गुड्स हैं, क्योंकि बेटा सीधी सी बात है, कल को जब हिसाब होगा ना तो कागजों के हिसाब पे ही होगा। अब कंसाइनी को तुमने गुड्स दे दिए 10 लाख के, ठीक है, 10 लाख यूनिट्स बोल देते हैं हम लोग, छोटी मोटी चीज होगी कोई, 10 लाख यूनिट्स हैं, ठीक है। तो अब 10 लाख यूनिट्स दे दिए, कंसाइनी मुकर जाए बाद में, मुझे नहीं पता जी, मेरे पास तो 7 लाख ही आए थे, कोई सबूत है तुम्हारे पास? बिल्कुल है सर, टॉपिक नंबर 4 है, प्रोफॉर्मा इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड when the consigner sends the goods to the consignee and he prepares only a pro forma invoice and not an invoice। ये चीज ध्यान रखना, कोई बिल नहीं तैयार होता, कोई इनवॉइस नहीं तैयार होता, सिर्फ प्रो फॉर्मा इनवॉइस तैयार हो जाता है। ये एक डुप्लीकेट फॉर्म होती है बेसिकली। हाँ जी बेटा, एग्जैक्टली, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स हमें कहां मिलती है? सिर्फ और सिर्फ प्रो फॉर्मा इनवॉइस में, इन कंटेक्स्ट ऑफ कंसाइनमेंट ओनली, अदरवाइज तो इनवॉइसेस निकलते हैं, ठीक, जब आप सेल करते हो तब तो इनवॉइसेस निकलते हैं। आगे, द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रो फॉर्मा इनवॉइस इज ओनली टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू द कंसाइनी रिगार्डिंग द क्वांटिटी, वैरायटीज एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड। अब बेटा आप देखिए, आप सबने डीमार्ट का नाम सुना है? बहुत नाम चल रहा है डीमार्ट का, ठीक। तो अब आप ये चीज देखिए कि डीमार्ट के इतने बड़े बड़े स्टोर्स हैं, आपको पता है डीमार्ट के स्टोर्स अब शायद ही कुछ स्टेट्स होंगी जहां पे ना हो। अब तो सिटीज की बात करते हैं ये लोग कि हर सिटी में डीमार्ट का एक बड़ा बड़ा शोरूम है। अब बेसिक सी चीज है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ओनर ने तो ली नहीं होगी हर जगह की, लेकिन गुड्स पे हर जगह क्या लिखा जा रहा है? डीमार्ट का नाम लिखा जा रहा है, ये चीज है, ठीक। तो अब जब ये गुड्स जा रहे हैं, ठीक, तो कुछ ना कुछ तो बिलिंग इशू हो रही होगी ना, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली, अगर कल को तुम्हें लगता है कि डीमार्ट के सामान में तुम्हें कोई दिक्कत लगती है, तुम सबसे ज्यादा किसको बोलोगे? तुम ओनर को ही सीधा बोलोगे। क्यों? क्योंकि नाम किसका चल रहा है? ओनर का चल रहा है। तो इट इज ऑल्सो द केस ऑफ कंसाइनमेंट। बड़े बड़े लॉट्स आते होते हैं, ठीक, वो लॉट्स अलग अलग जगह पे जाते होते हैं, हर स्टेट का अपना एक रूल है, हर स्टेट में अपने एक प्राइजेस हैं, एक्सेप्ट वो चीजें जो पैकेट बंद होकर एमआरपी पे जा रही हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो द केस ऑफ कंसाइनमेंट।
अब किसी भी कंपनी को उठा लीजिए, आप रीबॉक को उठा लीजिए, आप नाइकी को उठा लीजिए, आप न्यूमेरो को उठा लीजिए, ये सब कंसाइनमेंट पे ही काम कर रहे हैं। अगर आप न्यूमेरो के शोरूम की एक जैसे डीलरशिप बोल देते हैं, आप वो लेके अगर बैठे हुए हो, ठीक, दैट डजंट मीन कि आप न्यूमेरो उन्हों के ओनर बन गए, आप सिर्फ उनका एक शोरूम चला रहे हो इस सिटी में, तो दैट इज ऑल्सो कंसाइनमेंट। जो भी लॉट आएगा, जो भी दिक्कत आएगी, आपने देखा नहीं कभी वो बोलते हैं बिल ले आना सर, हम शर्ट रिप्लेस भी कर देंगे, हम जींस को रिप्लेस भी कर देंगे। तो अगर रिप्लेसमेंट की बात होती फिर तो वो यहीं से मैन्युफैक्चर करते। अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर कोई और है, किसी और कंट्री में बैठा है। तो ये सारा किसका केस है? कंसाइनमेंट का। सबसे कॉमन चीज देखने को मिलती है हमें कंसाइनमेंट। आगे देखिए, अब देखिए अकाउंट सेल्स में क्या है, इसको बड़ा फटाफट से रीड कर दो। ये वैसे हम लोग डील बात कर चुके हैं इसके बारे में। एक तो ये पीरियोडिकल स्टेटमेंट है, ये मैं इसलिए आप लोगों को पढ़ा रहा हूं क्योंकि कई बार इसमें से थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट। An account sales is different from sales account which provides only the summary of sales made for cash and on credit। बेटा अलग अलग नाम है। अकाउंट सेल्स सिर्फ कंसाइनमेंट के केस में ही यूज होता है जहां पे आपको पीरियोडिकल स्टेटमेंट मिल जाती है। हाँ जी, तो अब हमारा बेसिकली प्रैक्टिकल पोर्शन में कॉन्सेप्ट नंबर 1 शुरू हो रहा है, इनिशियल पेमेंट बाय कंसाइनी। अब बेटा सपोज करो तुम लोगों ने रीबॉक के शोरूम की डीलरशिप ले ली, ठीक। तो इस एग्जांपल में तुम लोग कौन बनोगे मेरे, कंसाइनर या कंसाइनी? तुम लोग बने कंसाइनी। अच्छा खासा ब्रांड है, ठीक, माना हुआ है काफी। तो चलो कंसाइनर ने क्या किया, तुमने कंसाइनर को रिक्वेस्ट करी, सर आपका ये जो शूज वगैरह का काम है काफी अच्छा चलता है, सब कुछ ही बहुत बढ़िया चलता है, तो मैं एक सिटी में से दिल्ली में आपके गुड्स सेल आउट करूंगा। मैंने बोला जी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपने बोला सर एक काम करो, आप मुझे 50 लाख का माल भेज दो, सब तरह का जो भी भेजना है, और उसने आपको भेज दिया। सुनने में थोड़ा ऑड नहीं लगा? रीबॉक इतनी बड़ी कंपनी, तुमने बोला 50 लाख का माल दे दो और उन्होंने कहा हाँ हाँ उठा ले भाई। कुछ तो आप लोगों को भी पे करना पड़ेगा, ठीक। अब बात यह है कि सर अगर हम पेमेंट कर देते हैं, बीइंग अ कंसाइनी अगर हम पेमेंट कर देते हैं, तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है? सर ये तो हमारी तरफ से परचेज हो जाएगी और परचेज हमने करनी नहीं, यही चीज है, ठीक। तो इन्होंने ना शब्द बदल दिए। अब कंसाइनर देखो कितना समझदार है, वो पता है आपको क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है देख भाई, जब सेल होगी तब तो मुझे कुछ पेमेंट करेगा ही, राइट? अगर सेल होगी तब आप मुझे पेमेंट करोगे। तो मैंने बोला कि आप ना मुझे कुछ पेमेंट एडवांस में कर दो। किसमें कर दो? एडवांस में। जब आप आगे जाके पेमेंट मुझे करने लगोगे ना, मैं आपका सारा का सारा एडवांस जो है वो एडजस्ट कर दूंगा। मतलब कि अगर तुमने 50 लाख के माल के बदले में मुझे 5 लाख का एडवांस पे किया, शब्द पे ध्यान देना, एडवांस पे किया, तो कल को जब तुम्हारी पेमेंट से 25 लाख ड्यू होगी तो मैं बीच में 5 लाख जो है वो डिडक्ट कर दूंगा और तुम्हें पेमेंट कितनी करनी होगी? मुझे 20 लाख। जब एंड में अकाउंट सेल से हिसाब किताब बनेगा ना, तो वहां पे मैं तुम्हें 5 लाख वहां पे लेस कर दूंगा। आप भी बोलोगे ठीक है, लेकिन कंपनी वालों ने यह चीज क्यों करी? कंपनी वालों ने यह चीज इसलिए करी क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं तुम लोग माल लेके भाग ना जाओ। बिजनेस में आप सोच रहे हो सर 5 लाख के बदले में 50 लाख का माल तो वैसे ही दे रहा है, रिस्क तो है ही है। बेटा बिजनेस में रिस्क तो रहता ही है, लेकिन फिर भी कुछ सिक्योरिटी तो हुई कि तुमने एज एन एडवांस पेमेंट करी है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, कुछ तो होगा ना, तो उसे हम बोल देते हैं एडवांस। अब यहीं पे एक दूसरी चीज आ जाती है जिसे हम बोल देते हैं क्या? सिक्योरिटी, ठीक। पहली ऑप्शन आपके सामने क्या थी बेटा? एडवांस। दूसरी ऑप्शन क्या है आपके सामने? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में हमेशा एक चीज याद रखना, ये हमेशा अगेंस्ट स्टॉक होती है। सपोज करो तुमने 50 लाख के माल के बदले में 5 लाख की सिक्योरिटी पे कर दी,
पहले क्या दिया था? एडवांस। अब तुमने क्या पे किया? सिक्योरिटी। इन दोनों की एंट्री बिल्कुल सेम है, जर्नल एंट्री बिल्कुल सेम है, इन दोनों में डिफरेंस आता है एडजस्टमेंट में। एडवांस को हम लोग पूरे तरीके से एडजस्ट कर देते हैं बच्चों जब फाइनल सेटलमेंट होती है, लेकिन जो सिक्योरिटी है वो मैंने किसके अगेंस्ट दी थी? स्टॉक के अगेंस्ट। तो सिर्फ जो स्टॉक सोल्ड है मैं उतनी ही सिक्योरिटी एडजस्ट करूंगा। कैसे? अब देखिए 50 लाख का माल आपने उठाया था जिसके अगेंस्ट 5 लाख की सिक्योरिटी थी। सपोज करते हैं कि 40 लाख सोल्ड है, ये कॉस्ट है बेटा, ठीक है जी, और 10 लाख क्लोजिंग स्टॉक है। तो जब फाइनल पेमेंट में मुझे एडजस्टमेंट करनी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन की एडजस्टमेंट करनी है, तो कितनी अमाउंट एडजस्ट करूंगा? सर 5 लाख की टोटल सिक्योरिटी थी, कितने स्टॉक के ऊपर? 50 लाख के स्टॉक के ऊपर। कितना सेल आउट हो गया? 40 लाख का हो गया, मतलब के 4 लाख की सिक्योरिटी मैं एडजस्ट कर दूंगा। अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को उठाऊं, 25 लाख की तुम्हारी पेमेंट थी और अगर ये सिक्योरिटी का केस होता तो इस 25 लाख में मैं सिर्फ और सिर्फ 4 लाख एडजस्ट करता और तुम्हें कितनी पेमेंट करनी पड़ती? 21 लाख। ये बात समझ में आई सबको? ठीक है जी। सिक्योरिटी हमेशा किसके अगेंस्ट होगी बेटा? अगेंस्ट स्टॉक। पढ़ें जरा इसमें क्या लिखा हुआ है। It is this amount is adjustable on final payment in proportion to goods sold by the consignee. It is also not a part of sale, therefore not shown in the consignment account. ये consignment account की बातें हैं, ये हम लोग जनरल एंट्री में करेंगे। अब फटाफट से हम लोग एक बार क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या आ रहा है। Goods sent by consignor to consignee 10 लाख, कितने? 10,000 यूनिट्स हैं, 100 रुपए का एक। कंसाइनी सोल्ड गुड्स एट 11 लाख 25,000, मतलब 7500 यूनिट 150 रुपए के बेच दिए। एंड एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी इज रुपीज 8 लाख, कमीशन पेड 50,000, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय द कंसाइनी। हां जी, समझ में आया क्वेश्चन? एक बार दोबारा रीड करो। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है? देखिए बेटा, बहुत सिंपल सी कहानी लिखी हुई है। ठीक, कहानी ये है कि कंसाइनर द्वारा कितने के गुड्स भेजे गए? सर 10,000 यूनिट भेजे गए, 100 रुपए का एक। कंसाइनी ने कितने यूनिट्स बेच दिए? सर 7500 यूनिट बेच दिए, 150 रुपए का एक। एडवांस कितना रिसीव ऑलरेडी हो चुका है कंसाइनी से? 8 लाख रुपए। अब मुझे पहले तो एक बात बताओ, कंसाइनी ने कंसाइनर को कौन कौन सी पेमेंट करनी है इस क्वेश्चन के तहत? ज्यादा दिमाग मत लगाना। सर कंसाइनी ने एक तो सेल्स की अमाउंट पे करनी है, राइट? कितनी? 11,25,000, राइट? एक तो ये चीज है। उसके अलावा क्या पे करना है? सर ये तो एडवांस कंसाइनी से रिसीव्ड है ऑलरेडी, तो इसको हम बाद में देखते हैं इसका क्या करना है। और जो कमीशन है ये सर कंसाइनी की इनकम है, तो मतलब कि हम इसे डिडक्ट करेंगे, लेस कमीशन अर्न्ड। अब ये थोड़ी आप पहले उसको 11,25,000 दोगे फिर बोलोगे यार मुझे 50,000 दे दे, ऐसे थोड़ी घुमाना है। हम बोलेंगे यार मैं 50,000 काट के दूंगा, राइट? ये चीज हुई। उसके बाद आगे एडवांस ऑलरेडी रिसीव हो चुका है बेटा। सबसे पहले तो ये अमाउंट कितनी आ गई आपकी? 10,75,000। अब सर अगर तो ये होती सिक्योरिटी डिपॉजिट, फिर मैं 8 लाख को कैसे एडजस्ट करता? सर फिर मैं एडजस्ट करता 8 लाख इंटू कितने यूनिट सेल हुए हैं? 7500 डिवाइड बाय 10,000 जो टोटल यूनिट थे। लेकिन क्योंकि सर ये एडवांस है, तो एडवांस के केस में क्या कुछ प्रोपोर्शनेट होता है? नहीं होता। सर तो इसे भूल जाओ, लेस कर देंगे एडवांस। कितना? 8 लाख। तो मतलब आप नेट कितनी पेमेंट करोगे? 2,75,000।
75। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। रॉबिन कंसाइन गुड्स फॉर द वैल्यू ऑफ ₹8,250 टू राज ऑफ कानपुर, ठीक, एंड पेड फ्रेट एटसेट्रा ऑफ ₹650। ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अगर आप लोग कर सकते हो इसको सॉल्व एंड तो वेल एंड गुड, लेकिन आई थिंक इसमें चार्जेस इन्वॉल्व हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी रहने दीजिए, क्योंकि इसमें रेकरिंग नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट है, वो भी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। अब बेटा ये ऊपर वाला क्वेश्चन ही है सेम, इसको फटाफट से सॉल्व करो। क्या किया हुआ है इसमें, फिर से वही चीज है, 10 लाख रुपए हैं, 10,000 यूनिट है, 100 रुपए का एक, 7500, 150। सिक्योरिटी रिसीव करी गई है इस बार कितनी, 8 लाख रुपए, और कमीशन पेड है 50,000। निकाल सकते हो इसमें फटाफट, चलो जी लग जाओ काम पे। ₹4,75,000 है ना, ठीक है जी। चलिए अब बेटा मैं आप लोगों को सबसे पहले करवाना चाहता हूं जर्नल एंट्रीज। ये रहा हमारा, बीच में मैंने एक टॉपिक छोड़ा है अनलोडिंग का, ये मैं एंड में ही करवाता होता हूं हमेशा। गुड्स ऑफ कंसाइन, बुक्स ऑफ कंसाइनर। अब ये सर बुक्स ऑफ कंसाइनर मैंने अभी आप लोगों को बोला कि ये हमारे लिए ज्यादा रेलिवेंट है। जरा ध्यान से समझना इसमें बनता क्या क्या है। पहली बात तो इसमें बनता है एक हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक, दूसरा कंसाइनी का अकाउंट, ये दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे इस टॉपिक को या इन जर्नल एंट्रीज को समझाने से पहले मैं आपके डालना चाहता हूं, हम कंसाइनमेंट के केस में अलग से कोई भी नॉमिनल अकाउंट नहीं खोलते। नॉमिनल छोड़ो, हम पर्सनल भी नहीं खोलते। सुनिए जरा कैसे। अब सपोज कीजिए अगर हम नॉर्मली बिजनेस में कोई एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो हम एंट्री क्या पास करते हैं बच्चों, एक्सपेंसेस टू कैश, ठीक। अगर वो एक्सपेंसेस पेबल इन नेचर है तो एंट्री क्या होगी, एक्सपेंसेस टू एक्सपेंस पेबल, यही चीज है, ठीक। अब देखा जाए तो ये है कौन सा, एक पर्सनल अकाउंट, राइट, और ये है नॉमिनल। अब बेटा हर एक खर्चे को अगर रिकॉर्ड करने लग गया ना कंसाइनर, तो कंसाइनर का काम बहुत बढ़ जाएगा। तो उन्होंने ये चीज सोची कि यार हम लोग क्यों एक एक खर्चे को रिकॉर्ड करें, या एक एक खर्चे को हम लोग नाम से रिकॉर्ड करें। उन्होंने एक वे आउट ढूंढा। वो वे आउट क्या था, खर्चा कोई भी हो, इनकम कोई भी हो, उसका नाम आज से कंसाइनमेंट, ठीक। और पेमेंट अल्टीमेटली लेनी और देनी किसको है, एक बंदा है, उसका नाम कंसाइन। तो अब अगर मैं कोई खर्चा कर रहा हूं, ठीक, अगर मुझे इसी एंट्री को कंसाइनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में डालना हो तो बेटा क्या हो सकता है, एक्सपेंस की जगह किसका नाम, पेबल की जगह किसका नाम, ठीक। तो आपकी एंट्री क्या बन गई, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइन। लेजर अकाउंट को बाद में करते हैं, पहले जनरल एंट्रीज की बात करते हैं। देखिए इस एंट्री को फिलहाल याद करो, इसकी स्टोरी लास्ट एंट्री में जाके कनेक्ट करूंगा।
ओके जी, जब भी हम लोग गुड्स भेजेंगे, ठीक, तो एंट्री हम पास करेंगे कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसका पूरा लॉजिक समझाऊंगा कि क्यों ये एंट्री पास होती है। ओके जी, आगे। अब बेटा एक्सपेंस इनकर किया किसने? कंसाइनर ने। अगर नॉर्मल एंट्री पास करते तो क्या एंट्री पास करते? सर एक्सपेंस टू कैश। लेकिन यहां पे सर हमने एक्सपेंस का अकाउंट नहीं खोलना, हमने कौन सा अकाउंट खोल दिया? कंसाइन। समझ में आ रही है ये चीज? चलिए, जब हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव करेंगे किससे? कंसाइनी से, या एडवांस रिसीव करेंगे कंसाइनी से। देखिए जी, यहां पे तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जिससे भी एडवांस रिसीव करोगे कैश बैंक टू उसका नाम होता है, और यहां पे किससे रिसीव कर रहे हैं? कंसाइनी। ये नॉर्मल केस में भी यही एंट्री पढ़नी थी, अलग एंट्री डालने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, अगर आप बीआर को डिस्काउंट करवा लेते हैं बैंक से, सर कंसाइनमेंट है तो क्या हुआ? बीआर डिस्काउंट की एंट्री तो वही रहेगी ना, क्या रहेगी? कैश डिस्काउंट टू बीआर। वही चीज हमने यहां पे करी। अब अगर रिसीविंग दी गुड्स रिटर्न्ड बाय दी कंसाइनी, कंसाइनी ने गुड्स वापस कर दिए, तो बेटा सीधी सी बात है, जब गुड्स भेजे थे तो क्या एंट्री पास करी थी? कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अगर रिसीव कर रहे हो वापस, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, उसी की रिवर्स एंट्री। आगे, अगर कोई कंसाइनी ने खर्चा कर दिया, हां जी दिमाग लगाना यहां पे जरा, अगर कंसाइनी ने खर्चा कर दिया तो वो खर्चा अल्टीमेटली किसका था? कंसाइनर का था, ठीक, इसमें तो कोई किसी को शक नहीं है। तो अगर कंसाइनर का खर्चा था तो किसकी लायबिलिटी बनती है? वो कंसाइनर की बनती है। तो अगर ये एंट्री बनाना चाहूं मैं, क्या बनेगी? सर ये एंट्री बनेगी एक्सपेंस टू एक्सपेंस पेबल। अब एक्सपेंस की जगह हम किसको करते हैं? कंसाइनमेंट को। और सर पेबल की जगह हमने किसको पेमेंट देनी है? सर कंसाइनी को। एंट्री तैयार, इसी की तो डिस्कशन करके आया था अभी। ठीक है जी। अब बेटा अगर कंसाइनी सेल कर देता है तो हमारी एंट्री क्या होती है? हमारी एंट्री होती है सर डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। अब डेटर कौन सा अकाउंट है बेटा? पर्सनल, राइट। सेल्स कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल, रेवेन्यू नेचर का है, ठीक। तो सर किसी भी तरह का रेवेन्यू या एक्सपेंस है वो किस नाम से बुक करना है? हमारे लिए डेटर कौन है हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए कौन है? सिर्फ और सिर्फ कंसाइनी। तो यहां पे हमारी एसेट कौन बन गया? कंसाइनी। कंसाइनी के केस में बेटा दोनों रूल्स लग जाएंगे, इट इज एन एसेट एज वेल एज लायबिलिटी, राइट, और कंसाइनमेंट इज एन एक्सपेंस एज वेल एज रेवेन्यू, दोनों चीजें। क्यों? तभी मैंने नॉमिनल और पर्सनल नेचर का अकाउंट बोला। आगे, हां जी, अब कंसाइनी का कमीशन ड्यू है तो एंट्री क्या बेसिकली होती है? यूजुअल, सर कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन पेबल। बात फिर से वही है जी, ऊपर क्या है? एक्सपेंस है, नीचे क्या है? पर्सनल अकाउंट है। पता है ना, सारे पेबल्स पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पे कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, देखो जी, नॉमिनल की जगह, ठीक है, और पर्सनल की जगह कंसाइनी। तभी मैंने बोला था कंसाइनर की बुक से बहुत सीधी सादी होती हैं, सिर्फ हमें दो नाम याद रखने। कौन कौन से? कंसाइनमेंट एंड कंसाइनी। ऑन चार्जिंग बैड डेट्स इफ कंसाइनी इज नॉट एंटाइटल्ड टू डेल क्रेडिटर कमीशन, ठीक, ये गलत है। हाँ जी, डेल क्रेडिटर कमीशन, ये सुना है पहले? डेल क्रेडिटर कमीशन ये क्या होता है? हां, हम एक कमीशन दे देते हैं सामने वाले को, ठीक, सामने वाला कौन है? कंसाइनी। एक कमीशन दे देते हैं, इस कमीशन में हम उसको ये बोलते हैं कि भैया कल को अगर पैसे मर गए, देखिए जी पहली बात तो हम लोग हमेशा ये बोलते हैं सारा रिस्क जो कुछ भी है वो सारा किसका है? कंसाइनर का है, ये चीज है, ठीक है। लेकिन कल को भैया अगर तेरे पैसे मर गए, ठीक, तो वो रिस्क तू खुद बियर करेगा, तो इसके लिए कंसाइनी बोलता है मुझे एडिशनल कमीशन दे दो जिसका नाम है डेल क्रेडिटर कमीशन, ठीक। अगर तो वो कमीशन पे किया है फिर तो बैड डेट्स किसके हुए? कंसाइनी के। फिर क्या हम लोग एंट्री पास करेंगे? हम लोग कौन है? कंसाइनर, ठीक। लेकिन अगर वो कमीशन नहीं पे किया तो बैड डेट हमारे हैं। तो देखो यहां पे इन्होंने क्या पे किया है? नहीं किया सर। तो बेटा बैड डेट की एंट्री क्या होती थी? बैड डेट की एंट्री होती थी सर बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड
टू डेटर अकाउंट, राइट। अब मुझे जरा बताओ बैड डेट्स क्या होता था बेटा, हमारा एक्सपेंस होता था, लॉस होता था, नॉमिनल नेचर होती थी, ठीक। तो इसकी जगह कौन सा नाम आ गया, कंसाइनमेंट। और डेटर तो इटसेल्फ ही हमारा कौन है, कंसाइनी, ठीक। एसेट है, पर्सनल अकाउंट है, तो यहां पे आ गया नाम कंसाइन। कभी भी उलझ गए कंसाइनमेंट के केस में तो नॉर्मल जनरल एंट्री पास कर लेना, क्योंकि नॉर्मल जनरल एंट्री तुम 11वीं से करते आ रहे हो, 3 साल हो गए तुम लोगों को करते हो, ठीक है ना। चलो आगे, जब बैलेंस ड्यू फ्रॉम कंसाइन में हम रिसीव कर लेते हैं तो बहुत सिंपल है बेटा, कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, बीआर हो सकता है, और क्रेडिट क्या होगा, कंसाइन। हां जी, अब ये सर आगे क्या आया, अकाउंटिंग ऑफ द अनसोल्ड स्टॉक विद द कंसाइनी, ठीक। अब बेटा जो आपका कंसाइनमेंट अकाउंट है ना, ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, और नॉमिनल नेचर के अकाउंट के साथ साथ इट इज योर ट्रेडिंग अकाउंट, वैसे तो ये भी नॉमिनल नेचर ही होती है, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस। कंसाइनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी है, या आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है। मुझे जरा अब एक लॉजिक समझाओ, कंसाइनमेंट अकाउंट को क्यों अलग किया जाता है? इसीलिए किया जाता है ताकि हमें यह चीज पता लग जाए कि सर यहां पे हमारा कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है, यही चीज है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि आपने जो एंट्रीज ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालनी होती है नॉर्मल कंटेक्स्ट में, वो सारी एंट्रीज हम किस में डाल देते हैं बेटा, जाके कंसाइनमेंट अकाउंट में। अब मुझे सिर्फ इतना समझाना, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है, फाइनल एंट्री, जब आप क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करते हो, इट इज एन एडजस्टमेंट, ठीक। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग, तो क्योंकि यहां क्लोजिंग स्टॉक है, यहां कंसाइनमेंट स्टॉक है, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब यहां पे है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक, तो ट्रेडिंग अकाउंट की जगह यहां पे कौन सा अकाउंट बन रहा है हमारा, कंसाइनमेंट अकाउंट। इन सारी चीजों के लॉजिक्स हैं बेटा, सिर्फ 2 एंट्रीज से जुड़े हुए हैं, वो पहली और लास्ट वाली मैं इकट्ठी करवाऊंगा आप लोगों को। फिलहाल फटाफट आगे आ जाइए। अब नॉर्मल लॉस को कैसे रिकॉर्ड करना है, हां जी, तो अब नॉर्मल लॉस जो होता है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द कंसाइनमेंट लॉस। देखो जी, अब नॉर्मल लॉस का मतलब क्या है, अब नॉर्मल लॉस का मतलब यह है कि नॉर्मल सिचुएशन से कुछ अलग हुआ, आग लग गई, बाढ़ आ गई, ट्रक गिर गया कहीं जाके, ठीक है, तो वो जो स्टॉक है वो तुम्हारा खराब हो गया, दिस इज एन अबनॉर्मल लॉस। आप क्या अकाउंट्स को जस्टिफाई कर सकते हो इस बात से कि सर वो अबनॉर्मल लॉस इसलिए हुआ क्योंकि हमने कंसाइनमेंट भेजा, ठीक है। अगर कोई मन में वहम भी है उसे अकाउंट्स में तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना, भाई यार उससे तो ट्रेडिंग ना ही करते, उससे जब भी करता हूं नुकसान हो जाता है, जनरल एंट्री तो वही पड़ेगी बेटा। तो अब यहां पे भी कॉन्सेप्ट क्या है, यही चीज है कि जब भी कभी बिजनेस को अबनॉर्मल लॉस होगा, ठीक है, तो वो अबनॉर्मल लॉस बिजनेस का कंसाइनमेंट लॉस नहीं होगा, तो उसे हम अल्टीमेटली कहां ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। लेकिन यहां पे एक एंट्री आई थिंक मिसिंग है, वो ये है कि अबनॉर्मल लॉस को आप लोगों को कंसाइनमेंट अकाउंट से बाहर निकालना होता है, वो एंट्री आप लोग जरूर नोट कर लेना, या चलिए जब वक्त आएगा मैं आपको वो वाली एंट्री करवा दूंगा। और एंड में है बेटा क्या, प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट। देखिए अल्टीमेटली आपके पूरे बिजनेस की कंबाइन एंट्रीज क्या कहां जा रही हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रही हैं। तो कंसाइनमेंट का अगर प्रॉफिट है वो भी P&L अकाउंट में जाएगा, लॉस है वो भी P&L अकाउंट में जाएगा, और इस एंट्री को मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आप लोगों ने क्या करना है, इस अकाउंट को रीड करके आना है, ठीक है जी। दोनों को आप लोगों से मुझे 3 एंट्रीज डिस्कस करनी है, ठीक है। वैसे तो वो कॉन्सेप्ट्स में भी होंगी, लेकिन जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट वाली एंट्री है मुझे उसका लॉजिक आप लोगों को समझाना है, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर, थैंक यू।